हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट्स में। हमने पिछले लेक्चर में हाइड्रोलॉजी स्टार्ट किया था। हमने सबसे पहले प्रेसिपिटेशन पढ़ा, प्रेसिपिटेशन के टाइप्स पढ़े एंड सिस्टम ऑफ प्रेसिपिटेशन पढ़े। अब हम मेजरमेंट ऑफ प्रेसिपिटेशन के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली बेटा मेजर ऑफ प्रेसिपिटेशन होता क्या है? प्रेसिपिटेशन को मेजर करना। अगर किसी पर्टिकुलर कैचमेंट या पर्टिकुलर एरिया में प्रेसिपिटेशन हुआ है यानी कि बारिश हुई है, तो हम उसे कैसे मेजर करें या कैसे रिप्रेजेंट करें, वो कहलाता है मेजरमेंट ऑफ प्रेसिपिटेशन। क्लियर बेटा? तो इसके लिए एक डिवाइस होता है, उसको हम रेन गेज बोलते हैं। क्लियर है? तो जब किसी एरिया में बारिश या प्रेसिपिटेशन हो रहा है, उसके आसपास कोई जो स्टेशन रहता है, बेस स्टेशन, उसमें जो रेन गेज रहता है वो डेटा को कलेक्ट करता है, यानी कि प्रेसिपिटेशन अमाउंट को कलेक्ट करता है, और वो हमको बताता है कि कितने सेंटीमीटर या हमारा प्रेसिपिटेशन हुआ है। क्लियर है? तो हम उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? जनरल सी बात है बेटा कि हम जानते हैं क्या कि वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, एरिया इनटू हाइट। क्लियर है? अब जितना अमाउंट ऑफ जो प्रेसिपिटेशन होता है उस रेन गेज में, वो सिलेंडर टाइप का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें जितना वो कलेक्ट होता है तो उसके वॉल्यूम में से हम अपना सरफेस एरिया उस रेन गेज का डिवाइड कर देते हैं। तो हमें जितना डेप्थ मिल जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, उस टाइम का या उस पीरियड का प्रेसिपिटेशन कितना हुआ है। क्लियर है? तो जनरली उसको किसमें एक्सप्रेस करते हैं, सेंटीमीटर में। क्लियर है? चलिए देखिए, फर्स्ट पॉइंट लिखिए बेटा, प्रेसिपिटेशन इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ डेप्थ। क्लियर है? ब्रैकेट में लिख सकते हैं इन सेंटीमीटर। ठीक है? अब हम किससे मेजर करते हैं प्रेसिपिटेशन को? रेन गेजेस से। क्लियर है? तो लिख लीजिए, मेजरिंग डिवाइस रेन गेज। क्या बेटा? अब जो रेन गेज के बारे में हम बेसिकली बात करेंगे। रेन गेज को हम कई और नामों से भी जानते हैं, जैसे कि फ्लूवियोमीटर, ओम्ब्रोमीटर और हाइड्रोमीटर। तो नोट कर लें बेटा, इसको भी नोट कर लें। आप क्या नाम से जानते हैं? आल्सो नोन एज, ये पूछ लेता है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आल्सो नोन एज फ्लूवियोमीटर, ओम्ब्रोमीटर एंड हाइड्रोमीटर। तो अगर पेपर में या किसी क्वेश्चन में इस नाम से दे दे डाटा, तो हमें परेशानी होने की क्या चीज आ गई, वो रेन गेज ही है। उसको हम इन तीन नाम से भी और बुला सकते हैं। क्लियर है? चलिए नोट करिए बेटा आप। सॉरी, हिटोमीटर, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं हम। अब किसी भी डिवाइस के इंस्टॉलेशन के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं, तभी वो प्रॉपर वर्क करता है। क्लियर है? चलिए तो हम कंडीशंस जान लेते हैं कि किन कंडीशंस पे हमारा रेन गेज जो होता है वो बेस्ट सुटेबल रिजल्ट देता है। क्लियर है? तो हेडिंग डालिए, रिक्वायरमेंट फॉर installation of rain gauges। क्लियर बेटा? चलिए, तो जो बेसिक इसके लिए रिक्वायरमेंट्स है वो क्या बेटा कि ये पहला तो ये ओपन फेंस एरिया में होना चाहिए। ठीक है? मतलब उसके आसपास की जो जगह है वो खुली हुई होनी चाहिए, बंधित नहीं होना चाहिए, उसके कुछ आसपास ऑब्स्टेकल हो। क्लियर है ना? ओपन एरिया में होनी चाहिए, तभी तो पूरा एक्यूरेट जो अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन को कलेक्ट कर पाएगा। ठीक है? क्लियर है? दूसरी बात कि उसके आसपास कोई ऑब्स्टेकल या ऊंची इमारत या पेड़ ऐसी कुछ स्ट्रक्चर्स नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? अगर होता है तो उससे दूर हमको इंस्टॉल करना है, वरना जो हमारा अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन आएगा उसके कारण क्या होगा, उसमें इफेक्ट आ जाएगा। क्लियर? तो हमको एक्यूरेट वैल्यू नहीं मिल पाएगी। ठीक है? उसके बाद पॉइंट आता है कि बेसिकली हमें उसे हमेशा इवन सरफेस यानी प्लेन सरफेस पे रखना होता है। ठीक है? अगर हमारा जो मेजरिंग डिवाइस है उसे हम प्लेन सरफेस पे प्लेस नहीं करेंगे और वो जो सरफेस है वो अनडिलेटेड होगी, तो हम उस पर जब प्लेस करेंगे तो सीधा नहीं होगा। पहली बात तो वो थोड़ा टिल्टेड होगा या उसका दूसरा एंगल हो सकता है, तो उस
सीधा जो क्लियर जो प्रेसिपिटेशन होता है, डायरेक्ट प्रेसिपिटेशन, उस पर अकर नहीं हो पाएगा। क्लियर है? तो उससे जो हमारा डाटा है उसमें एरर आ जाएगा और बाद में हम उसका सही प्रेसिपिटेशन एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? तो चलिए हम इन तीनों कंडीशंस को लिख लेते हैं। क्लियर है? देखिए फर्स्ट पॉइंट, रेन गेज must surrounded by an open fenced area of 5.5 मीटर into 5.5 मीटर। क्लियर? मतलब इतना तो होना ही चाहिए मिनिमम, 5.5 मीटर उसकी लेंथ होनी चाहिए एंड 5.5 मीटर उसकी ब्रेड्थ होनी चाहिए। ठीक है ना? क्लियर है? तो इस तरह के चबूतरे टाइप का चार कोने का मतलब होना चाहिए। ठीक है? ओपन फेंस स्ट्रक्चर समझिए आप लोग। चलिए सेकंड पॉइंट लिखिए, इट इज प्लेस्ड 30 मीटर फार फ्रॉम एनी ऑब्स्टेकल। क्लियर बेटा? कोई भी ऑब्स्टेकल लाइक बिल्डिंग, ट्रीज एक्सेट्रा। क्लियर है बेटा? चलिए पॉइंट नोट कर लीजिए। ठीक है? चलिए, और या तो 30 मीटर दूर हो या तो उस ऑब्स्टेकल के हाइट से दोगुने दूर पर होना चाहिए। क्लियर है? ये लिख लीजिए, और प्लेस दैट एटलीस्ट, कम से कम, उससे कम तो चलेगा ही नहीं, एटलीस्ट एट 2 times height of obstacle। क्लियर बेटा? नोट कर लीजिए इसको। चलिए तो इसको हम डायग्राम समझ लेते थोड़ा सा। मान लीजिए कि हमारा ये रेन गेज है। क्लियर? ये रेन गेज है, और यहां पर हमारा कोई बिल्डिंग है। क्लियर? कोई स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है बेटा? तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होनी चाहिए ना, ये वाली डिस्टेंस, ये कम से कम 30 मीटर होनी चाहिए। ये वाला पॉइंट्स को हम समझ रहे हैं इसमें। ठीक है? ये कम से कम कितनी होनी चाहिए? इन दोनों के बीच डिस्टेंस 30 मीटर होनी चाहिए। या और ये इसकी जो हाइट है, क्लियर है? अगर इसकी हाइट h है तो 2h, ठीक है, 2h से ज्यादा होना चाहिए। ये डिस्टेंस 30 मीटर हो या फिर उस ऑब्स्टेकल के दोगुनी हाइट से ज्यादा दूर पर होना चाहिए, तभी हमको वो एक्यूरेट रिजल्ट दे पाएगा। क्लियर बेटा? बना लीजिए डायग्राम को। चलिए बेटा, अब हम जानते हैं रेन गेजेस के टाइप। क्लियर है? हेडिंग डाल लीजिए, टाइप्स ऑफ रेन गेजेस। तो हेडिंग डाल लीजिए, टाइप्स ऑफ रेन गेजेस। क्लियर है? तो चलिए बेटा, पहले बात करते हैं नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेजेस के बारे में। इसके बारे में नॉन रिकॉर्डिंग टाइप, ये बेटा ये पहले ज्यादा यूज किया जाता था, अब ज्यादा यूज नहीं किया जाता है। ये नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज होता है, जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, ये नॉन रिकॉर्डिंग टाइप का होता है। केवल ये अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन को कलेक्ट करता है, उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन या तो कोई उसका रेट नहीं बताता कि किस रेट से प्रेसिपिटेशन हो रहा है। क्लियर है? वो हमें उस बेस स्टेशन पर जाना पड़ता है या वहां पे जो अफसर होते हुए जाते हैं और उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है बेटा? ये पहले यूज किया जाता था, अब ज्यादा यूज नहीं किया जाता है। जिसमें इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए, साइमन्स टाइप रेन गेज।
बेसिकली अपने इंडिया में कौन सा यूज किया जाता था? साइमन टाइप रेन गेज। क्लियर? इसमें पॉइंट लिख लीजिए, इट गिव्स only total rainfall. It gives only total rainfall for any period. क्लियर बेटा? चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए दूसरा हेडिंग डालिए, नॉन रिकॉर्डिंग टाइप ऑफ रेन गेजेस। रिकॉर्डिंग टाइप ऑफ रेन गेजेस। तो बेटा रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज क्या होता है? ये कैसा होता है? ये रिकॉर्डिंग टाइप का होता है। मींस जो भी अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन होता है उसका रेट उसके पर्टिकुलर टाइम के लिए रिकॉर्ड कर लेते हैं ग्राफ के रूप में। ठीक है बेटा? तो कैसा स्ट्रक्चर होता है? ठीक है बेटा? तो जब इसमें प्रेसिपिटेशन होता है ना, तो यहाँ पे एक ग्राफ पेपर बना रहता है, ठीक है, और इस पे एक पेंसिल बना रहता है, पेंसिल, और इस पे ये लाइंस ड्रॉ करता रहता है। ठीक है? तो इससे हम समझ जाते हैं कि कैसा उसका रेट बता रहा है। ठीक है? चलिए लिखिए इसके बारे में। It records automatically rate of precipitation with its occurrence time। क्लियर बेटा? क्या इसका एडवांटेज है कि हमें पता चल जाता है किस पर्टिकुलर अमाउंट में किस पर्टिकुलर टाइम पे कितना अमाउंट प्रेसिपिटेशन हुआ है, जो हमें नॉन रिकॉर्डिंग टाइम में पता नहीं चल पाता था, क्योंकि तो टोटल रेनफॉल दे देता था, बस हमें ये नहीं पता चलता था कि किस टाइम पे कितना रेनफॉल हुआ है, पर ये हमें पूरी इंफॉर्मेशन दे देता है कि किस टाइम में कितना किसने हमारे उस पर्टिकुलर एरिया पे प्रेसिपिटेशन हुआ है। क्लियर है? लिख लीजिए इसको आप लोग। चलिए लिखिए, it gives continuous relation between precipitation and time। क्लियर है? चलिए इस पॉइंट को हम ग्राफ के हिसाब से समझते हैं। तो बेटा देखिए, ये ग्राफ है हमारा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो हम एक्स एक्सिस पे टाइम रखते हैं बेटा, और वाई एक्सिस पे क्या रखते हैं हम? प्रेसिपिटेशन। क्लियर है? इन टर्म्स ऑफ डेप्थ, यानी कि सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर। क्लियर है? अब मान लीजिए सपोज 8 बज रहे हैं, 10 बजे, 12 बजे, 2 बजे। क्लियर? तो हमारा जो प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हुआ, मान लो 8 बजे स्टार्ट हुआ। क्लियर? तो उस टाइम पर जितना सेंटीमीटर प्रेसिपिटेशन होता है वो हमें बता देगा, ये पॉइंट लगा देंगे। 10 बजे कितना हुआ वो भी इंडिकेट कर देंगे, 12 बजे कितना हुआ वो भी इंडिकेट कर देंगे, और 2 बजे कितना हुआ वो भी कर देंगे। अब इस ग्राफ को ज्वाइन करके हम बता देंगे। क्लियर है? इसको देखने से हमें पता चल रहा है ना कि प्रेसिपिटेशन पहले ज्यादा था, फिर कम हुआ, फिर ज्यादा हुआ, फिर और ज्यादा हुआ। क्लियर है? समझ में आई बात? बना लीजिए इसको आप। चलिए बेटा तीसरा डालिए, टेलीमीटरिंग रेन गॉजेस।
बेटा एक चीज छूट गई है हमारा, एग्जांपल नहीं लिखे ना हमने रिकॉर्डिंग टाइप रेंज वेजेस के, लिख लीजिए उसके एग्जांपल। रिकॉर्डिंग टाइप एग्जांपल क्या है, वेइंग बकेट टाइप। ठीक है बेटा। दूसरा है टिपिंग बकेट टाइप, और एक है फ्लोटिंग टाइप। और इसको किस नाम से भी जानते हैं, नेचुरल साइफन। क्लियर है, नोट कर लीजिए इसको, एग्जांपल नोट करिए रिकॉर्डिंग टाइप ऑफ लैंग्वेज के, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। चलिए आगे चलते हैं हम टेलीमीटरिंग पे। थर्ड है टेलीमीटरिंग टाइप लैंग्वेजेस। क्लियर है बेटा, ये क्या होता है, इट इज बेसिकली रिकॉर्डिंग टाइप लैंग्वेज। क्लियर आप लोग को, ये क्या है, बेसिकली रिकॉर्डिंग टाइप का ही होता है। ये भी जो रिकॉर्डिंग टाइप लैंग्वेजेस के तरह ही रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन को पर्टिकुलर टाइम के साथ रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन बेटा इसमें क्या होता है, इट हैज इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स या इलेक्ट्रॉनिक इंस्टॉलेशंस टू send the collected data from another place और स्टेशन। ठीक है, इसमें हम रिकॉर्डिंग करने के साथ साथ अपने डेटा को हम दूसरे जगह पर ट्रांसमिट भी कर सकते हैं। क्लियर बेटा, ये टेलीमीटरिंग टाइप का होता है। क्लियर, नाम से समझ में आ रहा है, हम क्या इसमें डेटा को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और अपने जहां हम चाहते हैं दूसरे स्टेशन या दूसरे प्लेस पर उसको हम ट्रांसमिट या फिर ट्रांसफर भी कर सकते हैं। क्लियर बेटा, नोट कर लीजिए इसको। चलिए लास्ट अब लिखते हैं राडार टाइप। ठीक है, तो राडार टाइप के लैंग्वेज होते हैं बेटा, ये सबसे एडवांस लैंग्वेज होती है। इसमें क्या है, हम कि बेसिकली जो अपना काम करते हैं, हम प्रेसिपिटेशन को कलेक्ट करते हैं, उसका रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन भी देते हैं। टेलीमीटरिंग के भी फीचर्स होते हैं उसमें, हम अपने डाटा को कलेक्ट डाटा को दूसरी जगह ट्रांसमिट भी कर सकते हैं। साथ ही साथ उसके साथ वार्निंग सिस्टम भी दे सकते हैं कि या इसमें जो एस्टिमेशन की भी एबिलिटी होती है कि किस पर्टिकुलर टाइम पे कितना अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन होने वाला है। ठीक है बेटा, और विंड की स्पीड क्या हो रही है वहां पर, या हम विंड की स्पीड को भी वहां पर एस्टिमेट कर सकते हैं। क्लियर बात, चलिए लिख लीजिए। It is advanced language. And it gives more accurate results. क्लियर है, इसके रिजल्ट्स होते हैं सबसे ज्यादा एक्यूरेट होते हैं। क्लियर बेटा, चलिए नोट करिए इसको आप लोग। चलिए हम थोड़े से कुछ फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये फैक्ट्स
कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पे 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में कभी कभी पूछ लेता है। क्लियर है? तो लिखिए नेटवर्क डेंसिटी फैक्ट। क्लियर है? बात करेंगे कि इंडिया में रेन गेजेस की कितनी नेटवर्क डेंसिटी है। क्लियर है? तो रेन गेजेस थ्री टाइप ऑफ रीजन के हिसाब से इंस्टॉल किए जाते हैं। ठीक है बेटा, एक प्लेन होता है, एक माउंटेनियस होता है और एक होता है स्टीप रीजन। क्लियर है? तो चलिए पहले हम लिखते हैं और प्लेन टेरेन। तो इसकी नेटवर्क डेंसिटी कितनी है इंडिया में? 600 to 900 किलोमीटर स्क्वायर। क्लियर है? मतलब ये 600 to 900 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में इंस्टॉल किए जाते हैं। क्लियर है? और माउंटेनियस रीजन, रीजन कर लीजिए, ज्यादा सही रहेगा। ठीक है? तो माउंटेनियस रीजन में कैसा होता है, ज्यादा अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन होती है, तो हमें जो इसके नेटवर्क उतने जो रेंजेस होते हैं इनको थोड़ा पास पे इंस्टॉल करना पड़ता है। क्लियर है बात? तो 100 to 250 किलोमीटर स्क्वायर। एंड फॉर एरिड रीजन्स लाइक राजस्थान, यहाँ पर अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन काफी कम है, वहां हमें ज्यादा लगाने की जरूरत है नहीं, तो हम कम नेटवर्क में भी वहां का काम चला सकते हैं। तो इसकी डेंसिटी कितनी होती है वहां पर? 1500 to 10,000 किलोमीटर। फिर बेटा नोट कर लीजिए इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किसी भी पेपर में पूछ सकता है। चलिए बेटा, तो हमने पिछली क्लास में प्रेसिपिटेशन स्टार्ट किया था, प्रेसिपिटेशन पढ़ा, उसके बाद प्रेसिपिटेशन टाइप्स पढ़े, सिस्टम ऑफ प्रेसिपिटेशन पढ़ा, और आज हमने पढ़ा मेजरमेंट ऑफ प्रेसिपिटेशन एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंस्टॉलेशंस ऑफ डिवाइसेस। क्लियर बेटा? तो चलिए बेटा, तो इसका मतलब समझ गए क्या? इसका मतलब ये होता है कि प्लेन रीजन पर हम 600 से 900 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया के बीच में कम से कम एक रेन गेज तो प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे। क्लियर है? इसी प्रकार से माउंटेनियस रीजन के लिए 100 से 250 किलोमीटर के बीच में कम से कम एक रेन गेज प्रोवाइड करेंगे, और एरिड रीजन्स के लिए यानी कि मरुस्थलीय क्षेत्रों के लिए, यहाँ जब कम बारिश होती है वहां पे 1500 से 10,000 किलोमीटर स्क्वायर के बीच में अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक रेन गेज सेट करेंगे। क्लियर बेटा? एक बात और लिख लीजिए, अकॉर्डिंग टू न्यू recommendations for best results provide minimum one rain gauge at 130 किलोमीटर स्क्वायर। क्या बेटा? कि 130 किलोमीटर स्क्वायर पे हम कब अगर एक रेन गेज प्रोवाइड करते हैं तो हमें बेस्ट रिजल्ट देता है। क्लियर बेटा? नोट कर लीजिए सारी चीजें। चलिए, तो होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। हमने मेजरमेंट ऑफ प्रेसिपिटेशन को पढ़ा और इंस्टॉलेशन के बारे में पढ़ा कि हम क्या क्या उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, एक बार रिवाइज कर लीजिए। कम से कम 5.5 into 5.5 मीटर स्क्वायर का एक ओपन फेंस्ड एरिया होना चाहिए, ऑब्स्टेकल फ्री होना चाहिए हो, या फिर जो ऑब्स्टेकल उससे कम से कम 30 मीटर की दूरी पर या तो फिर दोगुनी हाइट से दूर होना चाहिए। क्लियर है बात? और सरफेस कैसा होना चाहिए हमारा? अनइवन होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए। ठीक है बेटा? कोई दिक्कत? और उसके हमने क्या पढ़ा? नेटवर्क डेंसिटी फैक्ट्स पढ़े कि रिकमेंडेशंस क्या क्या है प्लेन रीजन के लिए, और 600 to 900 किलोमीटर, माउंटेनियस रीजन के लिए 100 to 250 किलोमीटर, एंड एरिड रीजन्स के लिए 1500 to 10,000 किलोमीटर। क्लियर है? चलिए, तो अब आपको समझ में आ गया होगा सब सारी चीजें। अब हम बात करेंगे अगले लेक्चर में न्यूमेरिकल्स की। क्लियर है? तो बड़ा मजा आने वाला है, बने रहिए और पढ़ते रहिए हाइड्रोलॉजी। ठीक है? चलिए, बाय बाय।